19वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन और रसिया के बीच लड़ाई में पारसिया पिसने लगा और फॉरेन इंटरवेंशन से तंग आकर 1872 में पारसिया में एक संवैधानिक क्रांति हुई। और इस क्रांति का नतीजा यह हुआ कि 1905 में पारसिया में एक संसद स्थापित हुई और इसी आधार पर 1907 में एक एंग्लो एशियन सम्मेलन हुआ और पारसिया रूस और ब्रिटेन के प्रभाव वाले इलाके में बट गया। मतलब 1907 में रूस और ब्रिटेन ने फारसिया को अपने अपने क्षेत्र में बांट लिया, मतलब दोनों का अपना अपना शासन हो गया। साल 1925 का दौर आया और पारसिया पर एक नए वंश स्थापित हुआ जिसका नाम है पहलवी वंश, जिसके राजा थे रेजा शाह पहलवी। रेजा शाह पहलवी ने लगभग 16 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जब इनका राज खत्म हुआ तब तक पारसिया बदल चुका था। 1935 में रेजा शाह पहलवी ने पारसिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल जो पारसिया के लोग थे पहले इसे ईरान नाम से ही पुकारते थे, जबकि यहाँ के बाहरी लोगों ने आकर इस जगह को पारसिया नाम दिया था, तो ओरिजिनली नाम इसका ईरान ही था। अब रेजा शाह पहलवी को हटा दिया गया। क्या कारण ऐसा हुआ, कौन षड्यंत्र हुआ जिसके कारण रेजा शाह पहलवी यानी कि पहलवी वंश के संस्थापक को हटाया गया? तो दरअसल ईरान के क्षेत्र में आपको जो है तेल का विकास देखने को मिलने लगा और रिफाइनरी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होते ही ब्रिटेन को यह डर लगने लगा कि कहीं जर्मनी इस रिफाइनरी पर कब्जा न कर ले, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप जर्मनी के लोगों को यहां से हटा दीजिए, मतलब जर्मनी के लोगों को यहां से निकाल दीजिए और जर्मनी के प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा आपको रेजा शाह पहलवी ने नहीं किया, जिस कारण से इसे सत्ता से हटा दिया गया। रेजा शाह जब हट गए तो उनके बेटे को ही इन्होंने यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ब्रिटेन ने वहां का शासक नियुक्त कर दिया, यानी कि ब्रिटेन के अब शासक हो गए मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। दोनों का एक ही नाम है, एक में मोहम्मद लगा हुआ है और दूसरे में नहीं लगा हुआ है, तो अब बन गए मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। वह ईरान को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी छवि जो है एक लिबरल नेता की थी, लेकिन आप कह सकते हो कि वो अब तक ब्रिटेन और अमेरिका के अच्छे दोस्त बन चुके थे, या आप कह सकते हो कि ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्हें अपना पिट्ठू बना लिया था। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रिटेन और अमेरिका ये इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इनके अपने हित थे, और वो हित था वहां पर तेल, क्योंकि औद्योगिकीकरण में तेल की भूमिका बहुत अधिक थी। जितने सारे आविष्कार हो रहे थे उन सब में तेल की आवश्यकता थी, तो इस कारण से मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ये लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहे, और इस सपोर्ट के कारण बहुत सस्ते दामों में मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इन लोगों को तेल बेचते रहे। कुछ सालों तक तो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने जो है अपने शासन को बचाए रखा, लेकिन आगे चल करके लगभग 1950 के दशक में इनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई शासन को बचाना, और वहां पर एक नए कह सकते हो आपकी नेता का उद्भव हुआ जिसका नाम था मोहम्मद मोसाद्देक। और मोहम्मद मोसाद्देक एक ईरानी राष्ट्रवादी नेता था जिसने नए प्रकार के प्रकल्प खोल दिए और कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब 1951 में मोसाद्देक ने एक ऑयल इंडस्ट्री पर बिल लाने का प्रयास किया जो कि अंग्रेजी हित को नुकसान पहुंचाने वाला था, और उस बिल को आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया।
इस कारण से जनता में उसका काफी प्रभाव बढ़ा, जनता के लोग काफी उसे पसंद करने लगे, काफी जो है जनता के बच्चे बच्चे जो है वह इसके पीछे पीछे आ गए। मतलब मोसाद्दीक की ताकत काफी तेजी से बढ़ी और वो ईरान का पीएम बन गया। और ईरान का पीएम बन गया तो शाह से टकराहट हुई और शाह को यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब मोहम्मद मोसाद्दिक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो ही चुका था, यह एक राष्ट्रवादी नेता था ही। अब आप कह सकते हो कि यहां पर शाह जब भाग गए तो अमेरिका और ब्रिटेन को जो है परेशानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि सस्ते दामों पर तेल मिलता था। तो 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलाकर मोसाद्दीक का यानी कि जो नेता था उसका तख्ता पलट कर दिया। और इस तख्ता पलट में खुफिया विभाग अमेरिका का CIA का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है या माना जाता है। रेजा शाह पहलवी जब ये आपको तख्ता पलट हो गया इसका, तो रेजा शाह पहलवी यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को पुनः ईरान में एक बार वापस लाया गया और शाह शासक बन गए। और इन्होंने आर्थिक मोर्चे पर ईरान को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन इनसे असंतोष जनता में बढ़ता चला गया और 1963 में ईरान में एक सफेद क्रांति शुरू हुई। इसमें ईरान की आधुनिकीकरण की बात की कही गई थी और शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात कर रहे थे। मतलब अमेरिका के और ब्रिटेन के प्रभाव से ग्रसित थे, यह धर्म को कम आंकने का प्रयास करते थे, ये हिजाब विरोधी भी थे, ये हिजाब विरोधी भी थे। इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर भी ये खूब रहते थे और ईरान में धार्मिक नेताओं का बहुत प्रभाव था। अब एक व्यक्ति आया, अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। तो अयातुल्ला खुमैनी जो है यह कहीं ना कहीं एक धार्मिक नेता था और इसने जो है अपना झंडा बुलंद किया। धीरे धीरे खुमैनी को जनता का सहानुभूति खूब मिलना शुरू हुआ, इसकी लोकप्रियता बढ़ी और फिर शाह को अपने जो है कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ। तो खुमैनी को इन्होंने देश निकाला दे दिया, यानी कि अपने देश से निकाल दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस जाकर खुमैनी ने अपना समय बिताया, यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखा। ईरान में चल रहे गतिविधियों पर उसने खूब लेख लिखे, जोरदार ईरान के प्रति उसने भाषण दिया, यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के खिलाफ में भाषण दिया और जिसके चलते देश में एक माहौल क्रिएट हो गया इसके विरोध में, यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के विरोध में, और खुमैनी के पक्ष में एक व्यवस्था मजबूत हो गई, लोग इसके पीछे पागल हो गए। अब यहीं पर एक कहानी को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं जो साल 1971 की है। पार्सियन साम्राज्य की 25वीं सालगिरह मनाई जानी थी और शाह ने मतलब मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने यह तय किया कि एक भव्य जलसा कराएंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि यह आयोजन तेहरान में करना ठीक रहेगा जो उसकी राजधानी है, लेकिन शाह ने कहा कि नहीं, हम इसको कहीं और करेंगे। मतलब जलसा दूर एक रेगिस्तान में रखा जाएगा जहां पर पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। शाह का हुक्म था, हुक्म की तामील हुई और परसेपोलिन नामक जगह पर यानी कि 30 किलोमीटर दूर राजधानी से इलाके को खाली कराया गया और वहां पर इंसानों से नहीं, वहां पर सांप और बिच्छू इतने रहते थे जिनसे वह इलाका खाली कराया गया और उस इलाके में काफी पेड़ लगवाए गए। शाह का हुक्म था और इस जगह पर जो है सांप बिच्छू खूब थे जिन्हें हटाने का प्रयास किया गया और इन्होंने एक नए वहां पर रनवे बनवाया और आप कह सकते हो कि 600 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई। अब बारी थी सामियाना लगाने की, जो आप कह सकते हो कि 50 के आसपास समियाने लगाए गए। समियाने से मतलब यहाँ पर महज एक टेंट नहीं समझिए,
इन सामियाने को सजाने के लिए इतना रेशम लगा कि जमीन पर अगर इन्हें फैला दिया जाए तो 37 किलोमीटर दूर पहुंच जाए। इस प्रकार की व्यवस्था बनी। अब हर सामियाने में 2 बेडरूम बनाए गए, 2 बाथरूम बनाए गए, एक सैलून बना हुआ था। सामियाने के बीच में लगा हुआ था पानी का फव्वारा। इसके आसपास 10,000 पेड़ लगाए गए, जिस पर चहचहाने के लिए 50,000 गौरैया को यूरोप से लाया गया। सिक्योरिटी का काफी टाइट बंदोबस्त यहाँ पर किया गया, मतलब सब कुछ राजसी करने का प्रयास किया गया। आप कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी यह मानी गई और देने के बाद पहलवी काफी खुश हुए, लेकिन पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च हो गया और शाह को इस बात की चिंता नहीं थी, लेकिन उनके विरोध में लोग काफी उतर गए थे और खुमैनी को मौका मिल गया था। हालांकि इनको जो है तेल ग्राहक भी मिल गए थे। अब इसके बारे में एक मैगजीन है, यानी कि टाइम मैगजीन ने लिखा कि पार्टी में कुल खर्च की रकम $100 मिलियन बताई गई और आगे जाकर शाह को ये एहसास हुआ कि यह पार्टी थोड़ी महंगी तो पड़ गई है। पहलवी की बेगम फराह डिबा अपने यादों में यानी कि संस्मरण में लिखती हैं कि इस पार्टी की तैयारी में जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह था प्रेस से निपटना। आए दिन बातें छप रही थी कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं, और इस बात पर सबसे ज्यादा कमेंट अयातुल्ला खमैनी का आया, जो शाह के सबसे बड़े आलोचक थे और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था, वो देश से बाहर रह रहे थे। उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर काफी निशाना साधा था। जैसे तैसे जो है यह खबर को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों में जो है शासक की असंवेदनशीलता की छवि और मजबूत हो गई और इसका जो है कहीं ना कहीं लोगों का नाराजगी इसके प्रति देखने को मिला। वेस्ट से ये यानी कि पश्चिम से यह कंट्रोल होते थे, यह तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करता ही था। अब यह भी बात परेशान करने लगा कि यह शासक जनता का नहीं सोचता है। अब शाह की पुलिस ने जो लोग इस प्रकार के विरोध करते थे उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। औरतों को बुर्का पहनकर सड़क पर औरतें जो है बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगी। बुर्का पर उस वक्त पाबंदी इन्होंने लगाया हुआ था, यानी कि इनका कहा हुआ सब अघोषित होने लगा और इन महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं इस क्रांति का एक बड़ा भाग बनने का मौका मिला। मतलब बुर्का ईरान की क्रांति का एक सिंबल बन गया। हर एक महिलाएं बुर्का में ही वहां पर दिखती थी, मतलब एक बड़ी क्रांति का सूचक देखने को मिलने लगा। और इसी बात का फायदा उठाया खुमैनी ने। 14 साल बाद वापस देश में लौटा खुमैनी और जनमत संग्रह कराया, जिसमें इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई और उसने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। इस्लामिक क्रांति के बाद ये यानी कि शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए, और ये जब ईरान छोड़कर गए तो चूंकि इनको कैंसर की बीमारी थी, इनको परेशानी थी, तो ये अमेरिका से रिक्वेस्ट किए कि हम आपके पास आना चाहते हैं। अमेरिका में चले गए। अब अमेरिका को लेकर यहाँ पर रुहुल्लाह खुमैनी जो था, यह तो इस्लामिक क्रांति यानी कि आप कह सकते हो कि एक धार्मिक नेता था, और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ के लोगों के मन में भरने में खुमैनी यह अपने आप को सिद्ध कर लिया कि अमेरिका अभी उनका सहयोग कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि खुमैनी के शासन को गिरा दिया जाए। हालांकि अमेरिका चाहता था कि खुमैनी से हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएं। तो अब इस स्थिति में जो है खुमैनी का एक छत्र राज हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ, ये सब खुमैनी के सामने हुआ। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी जुड़ी, यानी कि ईरान के बगल में था इराक, और इसी समय में वहां का शासक था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को लगा कि अरे हम भी तो डिक्टेटर हैं, तो हमारे खिलाफ जिस तरह से खुमैनी ने
जो है अपने देश में इस्लामिक क्रांति लाई है, कहीं हमारे भी खिलाफ क्रांति ना हो जाए। तो सद्दाम हुसैन सुन्नी शासक था और इसके समय में यानी कि इराक में जो है शिया समुदाय के लोग थे और शिया समुदाय का दमन भी कर रहा था। तो सद्दाम हुसैन ने आक्रमण कर दिया खुमैनी के शासन पर। यह 8 साल तक लगभग आपको जंग चलते रही और इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आयतुल्ला खुमैनी को लगता था कि सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है और सद्दाम हुसैन यही चाहता था कि आयतुल्ला खुमैनी को शासन से हटाया जाए, यानी कि सद्दाम हुसैन अपने लिए खुमैनी को खतरा मानता था। अब जंग चलती रही। इराक और ईरान के जंग में जो सबसे बड़े लोग थे, यानी कि आप कह सकते हैं जिन्होंने अपनी रोटियां सेकी, वो थे पश्चिम के लोग, पश्चिमी देश के लोग। और पश्चिम से इराक के, चूंकि खुमैनी से पश्चिमी देश नाराज ही था क्योंकि उसने मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को हटाया था। तो इन परिस्थितियों में जो है काफी रिश्ते परवान चढ़े इराक के शासक आपको जो है सद्दाम हुसैन के और पश्चिमी देशों के, यानी कि अमेरिका के। और अयातुल्ला खुमैनी के इस्लामिक कट्टरपंथ के रूप में देखा जाने लगा। अब लोग मानते थे कि ईरान को इस कट्टरपंथी धारा से निकालने की जरूरत है, यानी कि ईरान को रोकने की जरूरत है। ईरान को रोकना मतलब खुमैनी को रोकना। अब स्थिति यह रही कि 8 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस युद्ध में काफी हानि हुई और यह युद्ध का कोई बहुत निष्कर्ष निकल नहीं पाया। लंबे दिनों तक यह युद्ध चला। अब हम आते हैं उस जगह पर कि ईरान और इजराइल के संबंध कैसे स्थापित हुए या क्या परिस्थिति रही। तो अगर इजराइल के हम बनने की बात करें तो इजराइल जब स्थापित हुआ तो ईरान से उसके संबंध काफी मधुर थे। मतलब 1969 तक इजराइल और ईरान के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे और आप कह सकते हो कि ईरान ने जो है इजराइल को मान्यता भी दे दिया था। जब मान्यता दिया था तो ईरान में पहलवी वंश का शासन था और शासक थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन के ये पिट्ठू थे, यानी कि अमेरिका के सहयोगी के रूप में थे। अब जब अमेरिका के सहयोगी के रूप में थे तो कैसे ये जो है इसको, यानी कि इजराइल को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वहीं से तो ये संचालित होते थे। तो अब आप कह सकते हो कि अयतुल्ला खुमैनी जो है यह जब शासन में आया 1979 में, तब वहां पर एक क्रांति हुई और इस्लामिक गणतंत्र स्थापित हो गया था। अब वो यानी कि खुमैनी अमेरिका और ये आपको इजराइल का सख्त विरोधी बन गया। मतलब इजराइल और अमेरिका के साम्राज्यवाद के विरोधी के रूप में उसने अपनी एक पहचान स्थापित कर ली और अयतुल्ला खमैनी की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए, जो संबंध स्थापित हुआ था। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो उसने जो है नागरिकों के पासपोर्ट, यानी कि इजराइल से संबंध तोड़ दिया और वहां के लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए। इजरायली दूतावास को जो है ईरान में उसने रद्द कर दिया। आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन, इसी कारण से आगे चल करके जो एक नई कहानी शुरू हुई ईरान और इजराइल के बीच में द्वंद्व की, मतलब दो पार्टी बन गए और इसकी अब एक नई कहानी शुरू होती है। मतलब आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, अब इस PLO की कहानी समझते हैं। PLO का मतलब है कि जब आपका यूएनओ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने यह घोषित कर दिया कि इन क्षेत्रों में, यानी कि अरब के ये फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो है एक नया देश स्थापित होगा जिसका नाम है इजराइल। तो इस इजराइल के विरोध के लिए एक फिलिस्तीन के क्षेत्र में स्थापित हुआ संगठन जिसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिलिस्तीन जो है इजराइल के खिलाफ जो है लोगों को इकट्ठा करता और लोगों को इकट्ठा करता और उसके विरुद्ध में जो है लड़ाई करता।
ईरान खुद को इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए इसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी दुनिया में उठाया। क्योंकि उस समय जो है अरब देश अमेरिका के पिट्ठू बन चुके थे। क्यों पिट्ठू बन चुके थे, इसकी कहानी भी हम कभी समझेंगे। लेकिन अरब देश जो है अमेरिका के पिट्ठू बन चुके थे और मुस्लिम देश जो है इसका साथ छोड़ दिया था फिलिस्तीन का। तो इसी को एक मंच पर लाने के लिए ईरान ने काम करना शुरू किया और जैसे जैसे यह काम शुरू हुआ तैसे तैसे इजराइल की और ईरान की जो है दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान की दुश्मनी इजराइल से तो हो ही गई। अब ईरान जो है अपनी दूसरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानता था सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब भी अमेरिका का पिट्ठू था। एक और कारण था कि जो सऊदी अरब के मुस्लिम थे वह सुन्नी थे और जो ईरान वाले मुस्लिम थे वो आपको शिया थे। तो शिया और सुन्नी की लड़ाई यहां से आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप कह सकते हो कि अब यहां पर फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन धीरे धीरे करीब आने लगा ईरान का, क्योंकि अब इसके कोई जो है मुस्लिम देश सहयोग नहीं कर रहे थे अमेरिका के कारण विशेष रूप से। तो कहीं ना कहीं इसका एक जगह मिल गया ईरान, तो फिलिस्तीनी लोग ईरान के करीब होते चले गए। फिलिस्तीनी लोग लेबनान में आकर के, फिलिस्तीन से आप देखेंगे उत्तर में तो लेबनान मिलेगा, लेबनान में आकर के बसने लगे, क्योंकि वहां पर आक्रमण करके वहां से फिलिस्तीनियों को भगा दिया था इजराइल ने। और धीरे 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 जो है ये फिलिस्तीन के दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ने लगे, जहां पर अब आप अगर लेबनान की बात करें तो वहां पर ईसाई अल्पसंख्यक थे, सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक थी और शिया मुसलमान जो थे वहां पर थे काफी। अब ऐसा मानना था ईरान का कि जो शिया मुसलमान हैं उनको हाशिए पर डाल दिया गया है, मतलब लेबनान में भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी कारण से जो है 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया जो 15 साल तक चला। इसी बीच में 1978 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो गया और फिलिस्तीनी लड़ाके जो है इस इलाके का इस्तेमाल करते थे, यानी कि लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र का इस्तेमाल करते थे इजराइल के विरोध के लिए या इजराइल के खिलाफ हमले करने के लिए। इसी बीच खमैनी की सरकार स्थापित हो गई थी। आपको मैंने बताया ही था कि खमैनी शासन में आ गया था और इसने जो है अपना दबदबा स्थापित करने का प्रयास किया। ईरान में लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का खमैनी ने फायदा उठाया और शिया मुसलमानों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया और 1982 में लेबनान में एक संगठन स्थापित हुआ जो कि ईरान के सहयोग से स्थापित हुआ, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया संगठन था। इस हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, यानी कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कह सकते हो हिजबुल्लाह नामक संगठन को काफी मदद देना शुरू किया, हथियार, आर्थिक मदद, ये सब कुछ देना शुरू कर दिया। 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का उसने ऐलान किया और तब वह जो है फ्रांस और अमेरिकी जो दूतावास है इस पर जमकर हमले किए, मतलब खूब हमला किया, बम्बार्डिंग किया। और पत्र में जो है अपने घोषणा पत्र में इसने अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया। साथ ही इसी घोषणा पत्र में इसने इजराइल की तबाही की बात कही और ईरान को अपना सच्चा यानी कि सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और उसके साथ हमेशा वफादार रहने की बात की। अब यही जो आपका हिजबुल्लाह संगठन है, हिजबुल्लाह संगठन से लड़ाई चल रही थी आपको इजराइल की, जिसमें इसका जो है प्रमुख मारा गया, जिसका आपको खबर ही है। अब आगे चल करके अमेरिका ने इस संगठन को यानी कि हिजबुल्लाह नामक संगठन को क्या कर दिया, बैन कर दिया और इसने इसे आतंकी घोषित कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेने की जरूरत है कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। मुझे लगता है कि इस पार्ट पर भी थोड़ा सा हमारा ध्यान जाना चाहिए।
इस इजराइल नाम से मेरा मतलब है इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र जो पहले ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये एक नई कहानी है इसमें। तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ज्यादातर यहाँ पर लोग अरब और मुस्लिम समुदाय के लोग रहा करते थे। कुछ मात्रा में यहूदी समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। आगे चल करके यहाँ पर आने लगे लोग तो इसका काफी विरोध होना शुरू हुआ। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच में पड़ने वाला फिलिस्तीन इलाका मुसलमान, यहूदियों और ईसाई इस तीनों धर्म के लिए काफी पवित्र माना जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहूदियों के भी जो धार्मिक स्थल है वहीं स्थापित हुआ था। 20वीं शताब्दी में यूरोप में यहूदियों को खूब निशाना बनाया गया और तब यहूदी लोगों को ये एहसास हुआ कि हमें एक अलग देश मिलना चाहिए। यहूदी लॉबी ने पूरे विश्व में एक अलग देश के मांग के लिए जो है प्रयास शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, पतन हो गया और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फिलिस्तीन प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। मतलब यूएन ने क्या कर दिया, ब्रिटेन को कहा कि आप फिलिस्तीन वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिए। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो नाजियों ने, यानी कि आपको पता होगा कि नाजी पार्टी का जो मुख्य लीडर था हिटलर ने जो है यहूदियों का नरसंहार कराया। यहूदी खूब सताए गए, पूरी दुनिया में इनके साथ जो है अच्छा सलूक नहीं हुआ। यह घटना देखने को मिलती है। अब इस कारण से यहूदियों ने जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया, एक अलग देश मांगना शुरू कर दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीन को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, इजराइल और फिलिस्तीन। अब समझते हैं कि फिलिस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया। मतलब यह जो समझौता हुआ कि फिलिस्तीन दो भागों में बटेगा, इजराइल और फिलिस्तीन, यह समझौते को फिलिस्तीनी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और 1948 में युद्ध के मैदान में फिलिस्तीन कूद गया और अब इसे अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इजराइल कमजोर नहीं था, इजराइल ताकतवर था, अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, आज भी समर्थन प्राप्त है और इस कारण से जो है इजराइल ने इन पूरे देशों को पराजित कर दिया, अरब क्षेत्रों को पराजित कर दिया, मिस्र से लगे फिलिस्तीनियों को वहां से विस्थापित कर दिया और इस तरह एक युद्ध जो है आपके सामने दिखा। इसके बाद फिर एक युद्ध हुआ 1967 में। 1967 में अरब और इजराइल जो संघर्ष हुआ वह 6 दिनों तक चला। इसमें अरब देश के सैनिकों के गठबंधन जो थे उनको इजराइल ने हरा दिया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया और उसी समय में गाजा पट्टी, मिस्र का सनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक यानी कि पूर्वी यरूशलेम, सीरिया का गोलन पहाड़ी, इन सभी क्षेत्र पर जो है इसने नियंत्रण कर लिया और एक बड़ा क्षेत्र इजराइल का स्थापित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लामिक चरमपंथी जो है, मतलब वही इस्लामिक जो चरमपंथी हैं यानी कि बम बारूद वाले लोग हैं, उनका गठन हुआ और उसी में से एक यानी कि जो आप कह सकते हो गाजा वाला प्रदेश, तो पूर्वी गाजा क्षेत्र जो है, उसी में जो है एक नए संगठन का जन्म हुआ जो चरमपंथी आतंकवादी संगठन था हमास। 1987 में इस हमास की शुरुआत हुई और इसके लड़ाके को इजे अल दिन अल कसाव ब्रिगेड भी कहा जाता है और इसका मूल उद्देश्य जो है फिलिस्तीन को यानी कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, राष्ट्र बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको बताया था कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा और हमास ये दो प्रकार के संगठन हो गए। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा पश्चिम में यानी कि वेस्ट बैंक में अपना सरकार स्थापित की, पहले उनका गाजा में भी था, लेकिन 1907 में एक कहानी हुई और यह हुआ
कि पूर्वी क्षेत्र यानी कि गाजा के क्षेत्र में, जहां पर चारों तरफ से जो है इजराइल ने क्वारंटीन किया हुआ है, गाजा क्षेत्र को घेर कर रखा है, वहां पर हमास की सरकार 2007 में स्थापित हो गई। और इसने कहीं ना कहीं कसम खाया कि मैं इजराइल को बर्बाद कर दूंगा। और वेस्ट बैंक पर जो है, जो मैंने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण मुक्ति मोर्चा जो था, उसी को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण कर दिया गया, उनका शासन है। और उसके प्रमुख है मोहम्मद अब्बास। यानी कि फिलिस्तीन में दो प्रकार का शासन है। एक जो आपको पूर्वी गाजा क्षेत्र में है, वो हमास का शासन है, जिस पर हमास ने जो है इजराइल पर आक्रमण किया और इजराइल के लोगों को बंधक बनाया। और इजराइल इस गुस्से में जो है हमास को खत्म करने का दावा करने लगा है कि जब तक यह खत्म नहीं होगा तब तक युद्ध रोकेंगे नहीं। अब मतलब आप दोनों तरफ से आप इस चीज को समझ सकते हो कि हमास क्या है और ये क्या है। इस बात को हम लोगों ने पूरी तरह से समझा। अब आगे की जो कहानी है वो यह है कि आप पूरे एस्पेक्ट को देखिए और पूरे प्रोसेस को समझिए, तब आपको पता लगेगा कि अभी की कहानी क्या है। तो मैंने आपको कह सकते हो कि इतिहास से उठाकर वर्तमान तक लाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। फिर हम लोग किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।